मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपके जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल मानना है, सबके ऊपर सबको ऐसा लगता हो, मैं ये नहीं थोपता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आपका स्कोर बढ़ने की संभावनाएं हैं। स्कोर बढ़ने की संभावनाएं हैं। आप कहोगे नेगेटिव हो जाएंगे, सिली मिस्टेक्स हो जाएगी, तो भाई मत अपनाना इस चीज को, मुझे आके ओड़मा मत देना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोगों को यदि ये बात बताई गई है, 100 लोगों को यदि बात बताई गई है, तो 80 से 85 लोगों के नंबर बढ़े हुए दिखाई देंगे आपको। 10 से 15 लोग हो सकते हैं जिनके या तो उतने ही रह गए या फिर कम हो गए, ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोगों के आपको नंबर देखने को मिलेंगे कि बढ़ेंगे। तो मेरा मानना यह है कि आपको एटलीस्ट 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट हर पेपर में, यहां पर तो क्या हो जाएगा, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा गलत हो जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये इस चीज को एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए। और ये एक्सपेरिमेंट के अंदर वो 4 ऑप्शन होते हैं, ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इस बात को मैं रिपीट नहीं कर रहा। यदि आपको लगता है कि नहीं वो बात हमें अच्छे से नहीं पता, आपने पता नहीं पहले कब बताई थी, तो मैं बता देता हूँ, यूट्यूब पर एक वीडियो पड़ी है, हाउ टू इंक्रीज योर मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव पेपर, इस टाइटल के साथ वीडियो पड़ी, वो देख लेना, जिसमें मैंने इसका एक लॉजिक बताया कि क्यों आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। और इसका मैंने बहुत सारे आपको मैं ऐसे एग्जाम्पल दिखा सकता हूं जो बहुत अच्छे से डिजर्विंग स्टूडेंट थे, लेकिन पिछली बार प्री नहीं निकला। और जब आप उनसे बात करोगे, जो भी आपको लगे कि डिजर्विंग कैंडिडेट है लेकिन फिर भी पिछली बार प्री कैसे नहीं हुआ, आप उनसे बात करके देख लेना, अधिकतर लोगों का एक इशू मिलेगा, वो पिछले पेपर में पिछली बार जो 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए या 100 करके आ गए, 90 करके आ गए। ये गलती हो सके तो मत करना। लेकिन इन सब चीजों को आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर यहीं पर सब चीजों को ट्राई करके देख लो, क्या आपके ज्यादा अटेम्प्ट करने से आपके स्कोर में थोड़ा फायदा हुआ है या फिर नहीं हुआ। ज्यादा अटेम्प्ट करने का आपका मतलब क्या हम थोड़े बहुत तुक्के लगा दे, मैं कह रहा हूं हाँ। यदि आपको 2 ऑप्शन में डाउट है ना, आप जो ए और बी को काट चुके हो गया, ये तो आंसर नहीं है, सी या डी में से कोई आंसर है, तो फिर आप उसको कुछ ना कुछ तो अटेम्प्ट करके आओ, उसको छोड़ के मत आओ, उसको जो छोड़ के मत आओ, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि उस क्वेश्चन को आप छोड़ के आ रहे हो, इसका मतलब आप प्रोबेबिलिटी का जो नियम है उसके हिसाब से खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। कैसे प्रोबेबिलिटी का नियम, वो सारी बातें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, मैं इस चीज को रिपीट नहीं कर रहा, तो आप वहां उस वाली वीडियो से देख लेना, ठीक है। तो एक इस बात का ध्यान रखें कि पेपर को ज्यादा से ज्यादा टाइम। फिर दूसरी एक जो और चीज एक्सपेरिमेंट कर लेनी चाहिए आपको, वो है कि अब जब आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जब आपके क्या होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, उस फुल लेंथ टेस्ट के अंदर अपना एक ना सीक्वेंस बनाओ कि मुझे किस सीक्वेंस के अंदर पेपर करना है, मुझे किस सीक्वेंस के अंदर पेपर करना है। तो सीक्वेंस के 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि मैं 1 से शुरू करूंगा, 150 तक जाएंगे। दूसरा ये हो सकता है कि मुझे तो सब्जेक्ट मैंने कुछ चिन्हित कर रखे हैं कि सबसे पहले मैं पॉलिटी करूंगा, फिर मैं इकोनॉमिक सर्वे करूंगा, फिर मैं करंट अफेयर करूंगा, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। या फिर मुझे मैथ अच्छी लगती है तो मैं मैथ से पहले शुरू करूंगा, रीजनिंग अच्छी लगती है तो इससे शुरू करूंगा। एक तरीका ये हो सकता है। तो आप ये दोनों तीनों तरीके ना ट्राई करके देख लो, इनके कुछ एक फायदे कुछ एक नुकसान मैं आपको बता देता हूँ, और किस तरीके से इसको ट्राई करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका ये है कि आप ना पहले क्वेश्चन से शुरुआत करो। मैं नॉर्मली ये करता हूं कि पहले क्वेश्चन से शुरुआत किया, दूसरे पहला टफ लग रहा नहीं हो रहा, दूसरा टफ लग रहा नहीं हो रहा, तीसरा टफ लग रहा नहीं हो रहा, तो एक काम करो सीधे जंप कर दो 26 पर। हालांकि यूपीएससी में ये चीज ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि यूपीएससी वाला जो पेपर है वो 100 क्वेश्चन का होता है, और हर 25 क्वेश्चन के बाद में उसका सीक्वेंस चेंज होता है। ए वाला जो है वो शुरुआत में टफ होते हैं, बी में ऐसे करके अलग अलग जगह पर हो सकता है। आपके 150 है तो ये लगभग कितने 30-40 पर चेंज होता होगा। लेकिन आप पहले से देखना शुरू कर दो, नहीं मुश्किल लग रहा है तो 51 से शुरू कर दो। इस तरीके से कोई ना कोई, या तो शुरुआत से 0 से चलने दो, 1 से चलने दो, या फिर कोई एक बीच में जंप करके 51, 75, 76 यहां से कहीं से शुरू कर लो, और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू चलने दो। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सब्जेक्ट वाइज चलो, कि पहले आप पॉलिटी ढूंढ लो, फिर आपके जो भी इकोनॉमिक सर्वे देखना है वो देख लो, इस तरीके से चल लो। इसमें फायदा ये है कि आपको जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है वो आप पहले कर लेते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ यार इतने तो सही हो गए अपने। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ढूंढना पड़ता है कहाँ पॉलिटी है, कहाँ सर्वे है, फिर वो 2 क्वेश्चन बीच में रह जाते हैं। तो मुझे ज्यादा सही तरीका ये लगता है, सब्जेक्ट वाइज वाले की बजाय 1 से शुरुआत करो। अब इसमें किस तरीके से बबल जो है वो किस तरीके से भरे जाए, इसको लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन है। मैं अपना तरीका बता देता हूं, सबका अपना अपना तरीका होता है, कोई सही या कोई गलत तरीका नहीं है। जिसमें आपका हाथ बैठा हुआ है, जिसमें आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो कि आप प्रैक्टिस में है आपके, उस तरीके से चलो। मैं अपना तरीका बता देता हूं जो मुझे लगता है कि शायद ठीक है, ज्यादा ठीक है, ऐसा मुझे लगता है।
तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करो, 150 क्वेश्चन तक जो जो क्वेश्चन आपको आते थे वो सब कर लिए। 3 घंटे का आपके पास टाइम है और पहला उसका पूरा राउंड क्लियर करने में मेरे हिसाब से मुश्किल आपको 2 1 घंटे लगेंगे। ठीक है, बस इसमें एक शर्त है, शर्त यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या मैथ और रीजनिंग के साथ उलझ जाते हैं। क्या कर जाते हैं? उलझ जाते हैं। एक होता है क्वेश्चन नहीं आना, एक होता है क्वेश्चन के साथ उलझ जाना। उलझ जाने का मतलब यह है कि भाई नहीं आ रहा पर फिर भी लगे पड़े। कईयों का तो मैथ बैकग्राउंड के होता है, उनको तो ईगो हर्ट हो जाता है, ये क्वेश्चन मुझे कैसे नहीं आएगा, परसेंटेज का क्वेश्चन तो मुझे नहीं आए, 5 5 बार कैलकुलेशन कर रहे हैं। मैथ का क्वेश्चन जहां या रीजनिंग का क्वेश्चन जहां लगे कि नहीं आ रहा या फिर 1 2 मिनट से ज्यादा हो गए, एक बार वहीं छोड़ दो, बाद में देख लेंगे यार इसको। आपका इकोनॉमिक सर्वे का 1 लाइनर आया हुआ है, सीधे टिक हो रहा है, वो भी उतने नंबर देके जाएगा, मैथ का क्वेश्चन भी उतने नंबर देके जाएगा। मैथ के क्वेश्चन के कोई डबल नंबर नहीं है, वो कोई पहले क्रिकेट के अंदर बीच में कॉन्सेप्ट चला था सुपर बॉल का, आजकल नो बॉल चलती है ना, उस तरीके से शायद बीच में चला था एक, जिसमें आप मान लो कि सुपर बॉल हो गई, उसमें आप छक्का लगाते हो तो 12 रन काउंट होंगे, ऐसा आया था बीच में कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर वो ज़्यादा सही नहीं था। बॉलर कहे कि हम यहाँ पर कूदने के लिए लाए गए हैं क्या, हमारा कोई काम है कि नहीं वो बता दो आप। इसलिए वो फिर कॉन्सेप्ट बंद कर दिया। तो वापस आते हैं कि मैथ के आप इक्वेशन सही करके आते हो तो क्या आपको 2 नंबर मिल रहे हैं क्या, 2 डबल नंबर मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे ना। मैथ रीजनिंग के जितने आपको हो रहे हो उतने कर लो, जहां पर भी थोड़े से भी उलझ रहे हो उसको वहीं पर छोड़ के चले जाओ, फायदे में रहोगे। जो मैथ रीजनिंग के साथ में उलझ गया वो पेपर बिगाड़ लेगा अपना। तो यदि आप नहीं उलझते हो तो आप 2 घंटे के अंदर इजीली ये एक्सरसाइज कर लोगे कि पहला पूरा राउंड क्लियर हो गया, आपने जो जो क्वेश्चन आते थे उनके ऊपर जो वो जैसे पहला क्वेश्चन था ये मुझे आता है, मैं इसको टिक लगा के चला गया, इसको ऑप्शन ए वहीं पर पेपर में मार्क करके चला गया, पेपर में मार्क करके चला गया, पेपर में मार्क बोल रहा हूं मैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, मैंने इसको छोड़ दिया, ये कट लगा दिया या फिर इसको गोला कर दिया कि इसको बाद में आके देखूंगा। फिर तीसरा क्वेश्चन आता, इस तरीके से मैं सारे 150 जो करके चला गया। अब मैं क्या करता हूं, OMR भरनी शुरू करते हैं और इसमें बबल जो भरना शुरू करते हैं। ठीक है, देखते जाओ ध्यान से, वो नहीं होते बच्चे जैसे एक एक ठीक है 2 इस तरीके से भर लेना, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बबल मुझसे गलत नहीं भरे गए। एक पहला पेपर मुझे याद आता है नेट JRF का, जिसमें मेरे 2 बबल जो वो गलत भरे गए थे, जो इसके बाद कभी जिंदगी में बबल गलत नहीं भरा गया। तो जो कोई स्टूडेंट कहता है कि मेरे ना वो गोले गलत भरे गए, तो मैं कहता हूँ भाई कैसे पॉसिबल, कैसे है ये, क्या आपने प्रैक्टिस नहीं की इस चीज़ की। कोई जाके जो है ये कहे कि भाई जो वो पेन खराब हो गया पेपर के अंदर, तो आप क्या कहोगे उसको, पेन खराब हो गया, पेन ढंग का नहीं लेके जा सकते थे। उसी तरीके से गोले गलत भर दिए, क्यों भर दिए गोले गलत, कौन है उसका जिम्मेदार, क्या आप इतना भी ध्यान नहीं रखोगे। इसलिए जो उसकी प्रैक्टिस, ये पेपर किस लिए दे रहे हो फिर, पेपर में ये सब तो प्रैक्टिस करनी है कि पहले के सामने ये आएगा, दूसरे के सामने ये आएगा, तीसरे के सामने ये आएगा, चौथे, हाथ रख रख के करो ना, ये पहले के ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये, उसको आप गलत नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 150 क्वेश्चन कर दिए। अब आते हो आप सेकंड राउंड पर, सेकंड राउंड जिसमें कि आप जो क्वेश्चन छोड़ के गए थे उनके ऊपर जो वो थोड़ी सी देख लो। अब जो सेकंड राउंड के अंदर मैं साथ के साथ भरता रहता हूँ, तीसरा क्वेश्चन मैं छोड़ के गया था कि दोबारा देखेंगे, और अब मैंने मुझे लगा कि इसका आंसर ए कर देना चाहिए, तो तीसरे का साथ के साथ क्या कर दिया, ए भर दिया इस तरीके से, और 2 या 3 राउंड के अंदर पेपर कर देते हैं। तो पहले राउंड के अंदर लगभग 150 क्वेश्चन में से जो भी जितने भी आते हैं उतने कर दिए। तो कहने का मतलब ये कि बबल कब भरने चाहिए उसको लेकर मैं क्या करता हूं वो मैंने आपको बता दिया। बाकी जैसा आप करते हो कुछ गलत नहीं है, सब सही है, बस आपका हाथ उसके ऊपर बैठा होना चाहिए, उसकी वजह से टाइम जो है वो आपका ना निकल जाए, उसका ध्यान रखें, है ना। फिर हम कह रहे थे पेपर को एक्सपेरिमेंट के तौर पर, तो एक्सपेरिमेंट की बजाय मैं ये भी कह सकता हूं कि क्या आपका पेपर टाइम पर तो पूरा हो रहा है क्या, ये सब चीजें तो इंश्योर कर लो। और ये कब कब कैसे इंश्योर होगा, जिस दिन आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे उससे इंश्योर होगा, क्या आप पेपर टाइम पर तो अपना पूरा कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और 3 घंटे में 150 क्वेश्चन RAS में बहुत ही सफिशिएंट टाइम है। यूपीएससी में फिर भी टाइम कम पड़ जाता है, क्योंकि यूपीएससी में लगभग सारे क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट आते हैं। आप 100 में से देखोगे तो 85 प्लस आपको मल्टीपल स्टेटमेंट वाले मिल जाएंगे, या फिर कथन कारण वाले मिल जाएंगे। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि उसमें टाइम ज्यादा लगने की संभावना है, लेकिन आरपीएससी में 3 घंटे एकदम सफिशिएंट है, एकदम सफिशिएंट। आप उसमें ये नहीं कह सकते कि मेरा टाइम कम पड़ गया। यदि टाइम कम पड़ गया, इसका मैं जिसको जो ये कह देना आके कि मेरा टाइम कम पड़ गया, मैं उसको ना ये लिख के दे सकता हूं कि आपने 5 पेपर भी प्रैक्टिस के नहीं किए थे, 5 भी। क्योंकि एक भी किया होता तो आपको पता लग जाता कि हाँ मैं कहीं ना कहीं पर गलती कर रहा हूं, इस वजह से मेरा टाइम कम पड़ रहा है। और सबसे अधिकतर लोग जो कहते हैं मेरा टाइम कम पड़ गया, अधिकतर लोगों की गलती होती है कि मैथ रीजनिंग में उलझते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं। इसलिए हो सके तो मैथ रीजनिंग को सबसे लास्ट में कर लेना, या फिर रीजनिंग आपको इजी लगती है तो रीजनिंग को पहले कर लेना, मैथ को सबसे लास्ट में कर लेना।
कहने का मतलब है कि मैथ रीजनिंग में उलझना नहीं है। बहुत सारे लोग जो मैथ बैकग्राउंड के हैं वो यदि सबसे पहले उसे कर लें और सारे लगभग वो सही कर लें या 80% सही कर लें, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनको पहले भी कर लेना चाहिए। कुल मिला के कंक्लूजन मैथ रीजनिंग का बहुत सिंपल सा है, और वो ये है कि उसके अंदर आपको उलझना नहीं है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एक तो ध्यान रखना है टाइम वाला, कि टाइम आपका कम नहीं पड़े। यदि टाइम कम पड़ रहा है इसका मतलब आपने यहां पर पेपर सीरियसली नहीं दिया है। ठीक है, तो टाइम वाली बात मैं आपको बता चुका, सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर बता चुका, मैथ रीजनिंग की बता चुका, टेस्ट सीरीज ज़्यादा नहीं देनी है वो चीज़ें मैं आपको बता चुका, और पेपर का मूल्यांकन किस तरीके से करें ये 3 सेक्शन के अंदर बांट के, सिली मिस्टेक, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रही है। और इसके अलावा एक वीडियो और देख ले जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से मार्क्स अपने पेपर में बढ़ाए जा सकते हैं, हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव पेपर, इस तरीके से एक वीडियो बनाया हुआ है। और आपके जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर एक फोल्डर है गाइडेंस वीडियोस, उस गाइडेंस वीडियोस के अंदर भी ये फोल्डर जो वो ये वीडियो जो पड़ी हुई आपको मिल जाएगी, हाउ टू इंक्रीज योर स्कोर इन ऑब्जेक्टिव पेपर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखेंगे तो आपके निश्चित तौर पर, और फिर मैं ओवरऑल आपको बात कर रहा हूँ कितना स्कोर आ रहा है ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। यदि किसी का स्कोर कम आ रहा है तो आप ये सोचो कि मैं इसको बढ़ाऊं कैसे, भले ही 70 आ रहा है तब भी आप इजीली 120 प्लस पर भी जा सकते हो। अभी 70 आ रहा है इसका मतलब है कि आपने पिछले कुछ समय से बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर रखी होगी। यदि आपको लगता है नहीं हमने तो बहुत अच्छी पढ़ाई की है, इसका मतलब आपको चीजें फिर याद नहीं है, फिर आपका रिवीजन जो वो और अच्छा होने की आवश्यकता है। और रिवीजन कैसे किया जाए इसको लेकर आपको, मुझे कई बार लगता है कि मैंने बस 5-7 वीडियो बना दी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी बातें कर ली, अब इसके बाद यदि मैं वीडियो बार बार लेके आता हूं तो केवल अपने व्यूज ही बढ़ा रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो एक सिंसियर स्टूडेंट है वो ऑलरेडी उसको पता है कि इस यूट्यूब पर पहले से ही सारी चीजें बता रखी है। जैसे मान लो कि अभी मेरा मन में आया कि ये भी बता दो रिवीजन अच्छे से कैसे करें, तो रिवीजन अच्छे से कैसे करें इसको लेकर मैंने वीडियो बना रखी है कि अच्छे से रिवीजन कैसे करें, और जो भी टॉपिक लेके आते हैं फिर उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि रिवीजन अच्छे से कैसे करें। तो उसको लेकर मैंने लगभग कोई 40-45 मिनट की वीडियो बना रखी होगी, एक्टिव रिकॉलिंग क्या होता है, पढ़ते टाइम किस तरीके से अपने कंसंट्रेशन बढ़ाएं, वो सारी बातें इसको लेकर लगभग लगभग कोई 45 मिनट की वीडियो बना रखी है। तो उस वीडियो का यूज करें, ये 2 वीडियो जरूर देखें, है ना। तो रिवीजन जो किस तरीके से किया जाए, तो एक्टिव रिकॉलिंग का जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। अब तो वो टाइम आ गया, 2 महीने बचे हैं, अब तो वो टाइम आ गया कि आप चलते फिरते भी चीजों को रिवाइज करते हुए जाओ। लाइब्रेरी से घर जा रहे हो तो चलते चलते अभी पिछले 1 घंटे में क्या पढ़ के आए उसको रिवाइज करते हुए जाओ। खाना खा लिया, थोड़ी देर टहल रहे हो तो टहलते टहलते वो चीजें रिवाइज करो जो आपने पिछले कुछ दिनों के अंदर, कुछ घंटों के अंदर पढ़ी है, उसको रिवाइज करते हुए चलो। ठीक है,